welcome students. Now in this lecture we are going to talk about the periodic table. अभी इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने देखा है कि यार पीरियोडिक टेबल की या फिर किसी भी प्रकार के टेबल की जरूरत क्या है. Now table means what? Basically we are arranging the available elements according to their properties. According to their properties. जिन जिन का प्रॉपर्टी सेम है उनको साथ में बिठा रहे ताकि फ्यूचर में जब उनको स्टडी करना पड़े तो हम लोग को इधर उधर ढूंढना ना पड़े. राइट. सो दैट्स व्हाई व्हाट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्या है. ठीक है. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी कि जिन जिन लोगों ने ट्राई किया उन एलिमेंट्स को, अवेलेबल एलिमेंट्स को पकड़ के उनका टेबल बनाने का, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट करने का ट्राई जिन जिन लोगों ने किया और उसके मेरिट्स डीमेरिट्स हम लोग देखने वाले. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्राई किया है अपना साइंटिस्ट है डोबेराइनर. ठीक है. देखिए मैं इस सबके पहले एक बात आपको बता दूं. ये तीनों लोग जैसे डोबेराइनर, न्यूलन एंड मेंडेलीव तीनों एक कॉमन गलती कर रहे हैं. वो गलती क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ. राइट गाइस. नाउ अभी हम लोग को पता है लाइक आफ्टर हेनरी मोस्ले, एक हेनरी मोस्ले को पता था और एक हम लोग को पता है कि यार बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम इज नथिंग बट इट्स एटॉमिक नंबर. राइट. बिकॉज एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट. दोनों भी इक्वल रहेंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट. तो कोई एटम किसी दूसरे के साथ किस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा ये पूरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. तो गाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड योर केमिकल प्रॉपर्टी. जब हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से किस प्रकार से बॉन्डिंग करेगा. आयोनिक बॉन्ड कराएगा, कोवैलेंट बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कैसे बनाएगा. ठीक है. तो ये भी चीज हम लोग को पता है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो इट मींस व्हाट? द एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द बेसिक प्रॉपर्टी जिसके अनुसार एटम्स को अरेंज करना चाहिए था. लेकिन इन तीनों ने वो कॉमन गलती की. क्या गलती की? इन तीनों को लगा कि यार एटम का बेसिक प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक नंबर नहीं है बल्कि उसका एटॉमिक मास है. सो व्हाट दे डिड? दे अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. जो कि इनको क्या करना चाहिए था? दे शुड अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द डोबेराइनर. तो डोबेराइनर ने क्या किया? तीन तीन लोगों का ग्रुप बनाया. इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? डोबेराइनर्स ट्रायड. तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बना. भाई तुम लोग तीनों आ जाओ, तुम लोग तीनों का प्रॉपर्टी सेम लग रहा है मुझे, तुम लोग तीनों आ जाओ, तुम लोग तीनों का प्रॉपर्टी सेम लग रहा है, तुम लोग तीनों आ जाओ. ऐसे तीन तीन एलिमेंट्स का उसने ट्रायड फॉर्म किया और एक ट्रायड में भी उसने तीन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सेट किया कि ए असेंडिंग ऑर्डर मेरे बाबा, ए फिर उससे ज्यादा बी हैवी, फिर उससे ज्यादा हैवी सी. ठीक है. और कंडीशन क्या थी? कंडीशन एकदम सिंपल है और इसके ऊपर ना क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल पूछा जाता है. बहुत सिंपल 1 मार्क का सवाल होता है. आइडेंटिफाई वेदर गिवन ट्रायड इज डोबेराइनर्स ट्रायड और नॉट. तो डोबेराइनर ट्रायड होने के लिए कंडीशन क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट should be the mean of other two elements का mass. The mean of masses of the other two elements. So mass of B is equals to mass of A plus mass of C upon 2. अगर ये आपका इक्वल आता रहेगा या फिर थोड़ा बहुत क्लोज भी आता रहेगा राउंड ऑफ वगैरह करके, it means what? The given triad is a Dobereiner's triad. ठीक है. लेकिन गाइस ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो रूल है वो सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं हो रहा था. तो डोबेराइनर का जो ट्रायड रूल था उसको विड्रॉ करना पड़ा, वो नाकाम साबित हो गया. डोबेराइनर के बाद जो आया दैट इज योर न्यूलन. ना न्यूलन ने क्या किया? न्यूलन का रूल है न्यूलन्स ऑक्टेव. ठीक है. तो न्यूलन्स के ऑक्टेव रूल में क्या है? देखिए उसने एलिमेंट्स को 7 के ग्रुप में अरेंज किया है. कैसे? 7 के ग्रुप में. जैसे हम लोग के पास 7 सुर होते हैं वैसे. तो सा रे ग म प ध नी. टेक्स्ट बुक में भी सेम एग्जांपल है. वो फॉरेन में जैसे हम लोग यहाँ पे सारे गम होता है वैसे वहां पे डो रे फा में वैसे करके होता है. तो उन्होंने वो एग्जांपल दिया है. तो ग्रुप कितने का है? 7 लोगों का.
न्यूलन का ऑक्टेव रूल क्या बोलता है। एंड अगेन इनको कैसे अरेंज किया है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, यहां पे देखिए क्या न्यूलन का ऑक्टेव रूल बोलता है। द फर्स्ट एलिमेंट, इफ यू टेक एनी एलिमेंट एज अ फर्स्ट एलिमेंट, तो उस फर्स्ट एलिमेंट का आठवां एलिमेंट कौन रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए, अगर मैं बोलूं कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है, तो लिथियम के लिए आठवां एलिमेंट कौन रहेगा, लिथियम फर्स्ट, बेरिलियम सेकंड, बोरॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट, राइट। So according to Newton's octave rule, the first element and its corresponding eighth element will show the same property, will show the same property। तो ये मैंने दिखाया, देखिए लिथियम का आठवां एलिमेंट सोडियम, दोनों का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन मतलब पहला, बोलिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड आठवां। So for fluorine, the eighth element is chlorine. So fluorine and chlorine will show the same property. Okay, लेकिन कैल्शियम के बाद ये प्रॉपर्टी कुछ अप्लाई नहीं हो रहा था। जैसे कि देखिए, अगर इवन कैल्शियम के पहले यहाँ पे भी, क्लोरीन में भी, यहाँ से मतलब यहाँ का पूरा लाइन आपको नहीं दिखाएगा। तो क्लोरीन का अगर बात करेंगे, तो क्लोरीन के लिए एट्थ एलिमेंट कौन रहेगा, कोबाल्ट एंड निकेल। ये भी आगे ड्रॉबैक में है, ठीक है। तो कोबाल्ट एंड निकेल जो कि दोनों भी अच्छे खासे तगड़े मेटल है, राइट। बट क्लोरीन तो आपका गैस है, नॉन मेटल है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ऑक्टेव रूल, द क्लोरीन विच इज योर फर्स्ट एलिमेंट एंड द कोबाल्ट एंड निकेल which are the eighth element for the chlorine. So इनका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, बट आर दे सेम? No, कोबाल्ट एंड निकेल आर metals, chlorine is non-metal. So if we talk about here also, below, above the chlorine also, ठीक है, sulfur and here Fe, that is iron, ठीक है। तो sulfur is again a non-metal, but iron is again a metal. तो अगर सल्फर फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट, तो इसका और इसका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, लेकिन है क्या, नहीं, ठीक है। तो न्यूटन ऑक्टेव रूल का भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। अच्छा, दैट पार्ट वो मैंने कवर किया नहीं है, वो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, ठीक है। ओके, तो न्यूटन का जो सबसे पहला डिमेरिट है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। न्यूटन ने देखिए 7/8 मतलब 7 कॉलम एंड 8 रोज, तो इसे 7/8 मींस व्हाट, 56 एलिमेंट्स का उसने जगह बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यार 56 बॉक्सेस उसके पास है, तो वो टाइम पे 56 से भी ज्यादा एलिमेंट थे, तो उसने क्या किया, एडजस्टमेंट करने के लिए जो दो एलिमेंट का प्रॉपर्टी एकदम सेम रहेगा, उन दो एलिमेंट को एक ही बॉक्स में डाल दिया, जैसे कि कोबाल्ट एंड निकेल। तो ये क्यों किया है, जस्ट टू अकोमोडेट द अवेलेबल एलिमेंट्स इन द अवेलेबल नंबर ऑफ बॉक्सेस, दैट इज द 56, व्हाई 7 and 8, राइट। सो कोबाल्ट एंड निकेल साथ में है। आपका सीरियम, यहाँ पे मैंने स्पेस दिखाया क्योंकि दोनों बैठने देते हैं, इसके लिए वो मार्क करके नीचे दिखाया है। तो सीरियम एंड लैंथेनम दोनों साथ में है, तो वैसे होना नहीं चाहिए, राइट। हर एक एलिमेंट को अपना इंडिविजुअल बॉक्स में मिलना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट डिमेरिट। सेकंड थिंग कि जो एलिमेंट्स के, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी सेम भी नहीं थे, वो भी फिर भी एक ही नोट के अंदर थे। जैसे कि देखिए आप, यहाँ हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तीनों के तीनों गैसेस है। कोबाल्ट और निकेल मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है विच इज अ लिक्विड। तो ये नॉन मेटल की नोट पे, नॉन मेटल की फैमिली में ये मेटल क्या कर रहे हैं, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ, ये आपका मेटल है, अच्छा खासा तगड़ा मेटल है, Fe, that is your iron. The Latin name of iron is ferrum. That's why Fe is written over here. FeO, that is your non-metal. Sulfur is your non-metal. तो इन non-metal के साथ ये iron क्या कर रहा है, right? So यहाँ पे ये ambiguity है, प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यार सेम नोट में अलग अलग प्रॉपर्टी वाले लोग बिठा दिए हैं, उसने गलत प्रकार का पोजीशनिंग कर दिया है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये था
कि यार कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, देखिए अभी वो टाइम पे जितने एलिमेंट्स पता थे वो कोई लास्ट या फाइनल नंबर तो नहीं था कि यार हाँ अभी इतने ही है बस, इसके आगे कुछ नहीं। कुछ एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होके आए, लेकिन जो न्यूली डिस्कवर एलिमेंट थे वो नए एलिमेंट्स न्यूलन के ऑक्टेव टेबल में बैठ नहीं पाए, तो न्यूलन का ऑक्टेव का टेबल भी यहाँ पे रद्द किया जाता है। ऑलराइट, नाउ जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है अपना, ऑलराइट नाउ अपना जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया है मेंडेलीव। तो मेंडेलीव ने पहले क्या स्टडी किया उसके बारे में पहले देखेंगे, ठीक है। मेरिट्स और डिमेरिट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो हम लोग बाद में मतलब इसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसने पहले कौन से बेसिस के ऊपर वो टेबल बनाया मेंडेलीव का टेबल, वो पहले देखते हैं। तो यार पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, वही गलती दोहरा रहा है मेंडेलीव भी, जो कि फंडामेंटल एंड बेसिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली सेट करना चाहिए था, लेकिन उसने भी वही किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग वो सेट कर रहा है एलिमेंट्स को। सेकेंड थिंग उसने स्टडी किया उन एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। यार इसमें कुछ साधर्म्य है क्या, इसमें कुछ सिमिलैरिटी है क्या, तो उनको एक ग्रुप में, कॉमन ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो उसने कंसीडर किया दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। ना केमिकल प्रॉपर्टी के लिए उसने लाइक पहले बॉन्डिंग बना के लिया, एंड जब बॉन्ड बनेगा तो व्हाट वी विल गेट ऑब्वियसली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो उसने क्या किया, जो अवेलेबल एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हाइड्राइड्स मिले, एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो ऑक्साइड्स मिले। तो ये जो हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स थे उन सभी एलिमेंट्स के, उसको उसने स्टडी किया, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को स्टडी किया, मतलब ही केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, एंड ये तीनों चीजों को स्टडी करने के बाद उसने अपना टेबल बनाया, ठीक है। तो मेरिट देख लेते हैं क्विकली, मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है। व्हाट इज योर फर्स्ट मेरिट पीपल, रिकैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो यार मेंडेलीव को लगा कि यार मेरे पूर्वजों ने जो एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करके रखे हैं शायद से गलत भी तो हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं उनको फिर से कैलकुलेट कर लूं। तो यहाँ पे एटॉमिक मासेस को रिवाइज किया गया, रिकैलकुलेट किया गया। तो एक एग्जांपल भी दिया उन्होंने बेरिलियम का। तो बेरिलियम का पहला एटॉमिक मास जो था वो था 14.09। तो जब मेंडेलीव ने उसको फिर से कैलकुलेट किया तो उसको मिला 9.4, which was less than the boron। इसके लिए उसने बेरिलियम को बोरॉन से पहले रखा, जो कि बेरिलियम बोरॉन के बाद में आता था, ठीक है। तो जब से मेंडेलीव ने रिकैलकुलेट किया तब से बेरिलियम बोरॉन के पहले आना शुरू हो गया। सेकंड क्या है देखिए, सेकंड अबाउट द न्यू मेंबर्स, जो नए मेंबर अब तक आए नहीं थे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन मेंडेलीव ने उनके ऊपर स्टडी करके रखा था, उनके प्रॉपर्टीज को गैस करके रखा था। यार ये लोग जब आएंगे तो ये कहां पे बैठेंगे ये भी बताया, उनका एटॉमिक मास क्या होगा ये भी बताया, एंड कुछ और प्रॉपर्टीज भी बताए, ठीक है। तो यार उन तीन एलिमेंट्स को नाम दिया उसने, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। तो ये जो नाम पड़े हैं उनके नेबर्स के वजह से पड़े हैं। तो एका बोरॉन जिसका नाम बाद में गिरा स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम जिसका नाम बाद में गिरा गैलियम, एका सिलिकॉन जिसका नाम बाद में गिरा जर्मेनियम। एंड दीज आर द एटॉमिक मासेस व्हिच वर गेस्ड बाय द मेंडेलीव 44, 68 एंड 72, ठीक है। उसके बाद में गाइस आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट बुक में देयर इज अ वन टेबल, जिस टेबल में उन्होंने एका एल्यूमिनियम दैट इज नथिंग बट द गैलियम, तो एका एल्यूमिनियम का एक कॉलम है और गैलियम का एक कॉलम है। तो एका एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज जो कि मेंडेलीव ने गेस करके रखे थे, राइट, एंड दूसरे कॉलम में गैलियम के प्रॉपर्टीज जो कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रूव किए गए। एंड यू कैन सी इन दैट टेबल कि हाउ मच प्रॉपर्टीज आर क्लोज, ओके, ऑलराइट। तो इन दैट टेबल यू कैन सी कि किस तरह से मेंडेलीव ने प्रॉपर्टीज को, एक एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी को गेस किया था एंड गैलियम का प्रॉपर्टी फिर कैसा आया, ठीक है। तो बाकी के तीन चीज तो बहुत इजी है। दो चीज में वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि हाउ दैट एका एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ क्लोरीन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा ECl3, राइट, E स्टैंड्स फॉर एका एल्यूमिनियम,
एंड अगर एक्चुअली गैलियम की बात करेंगे तो गैलियम विल आल्सो रिएक्ट इन सेम मैनर, दैट इज GaCl3. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप वाज अबाउट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ठीक है, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में द एका एल्यूमिनियम विल रिएक्ट एज E2O3 and the gallium was also reacting in the same way, Ga2O3. And the last point was about the nature. So उसका नेचर कैसा था? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. गाइस दोनों भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड मींस व्हाट गाइस? थोड़ा सा आपको मैं खाली कंसेप्ट बता देता हूँ खाली कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड which can act as a acid or base. एसिड और बेस अपने को नॉर्मली पता है क्या होता है. एसिड में H प्लस होता है, बेस में OH माइनस होता है. But amphoteric oxide is that oxide, depending upon its oxidation state, it can act like a acid or it can act like a base. Okay, that was about the amphoteric oxide. Now, एक थर्ड अपना मेरिट ये जो है कि जीरो ग्रुप एलिमेंट, जो कि आपने को पता है इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो ये सब बाद में डिस्कवर हुए. लेकिन जब ये डिस्कवर हुए और इनको जब जीरो ग्रुप में रखने का फैसला लिया गया, सो वो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना करते जीरो ग्रुप को जस्ट जाके बाजू में रख दिया. दैट वाज द एडवांटेज कि जीरो ग्रुप फॉर नोबल गैसेस विदाउट डिस्टर्बिंग ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल. तो उनको प्लेस करने के लिए, किसको? इनर्ट गैसेस को, मतलब जीरो ग्रुप को प्लेस करने के लिए बाकी के पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब करना नहीं पड़ा. दैट वाज अबाउट द मेरिट पीपल. लेट्स गो टू द डीमेरिट क्विकली. टाइम कितना है? 15 मिनट. नाउ इन केस ऑफ डीमेरिट गाइस, सबसे पहला डीमेरिट देखते हैं. देखिए मेंडेलीव ने भी वही गलती किया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली उसने सेट किया था. लेकिन कोबाल्ट और निकेल की अगर बात करेंगे तो दोनों का एटॉमिक मास सेम ही था, बराबर. शायद से यही वो वजह हो सकती है. याद है न्यूलन का ऑक्टेव टेबल? कोबाल्ट और निकेल को साथ में रखा था. व्हाई? क्योंकि जब न्यूलन ने भी कैलकुलेट किया रहेगा तो कोबाल्ट एंड निकेल का एटॉमिक मास सेम आया रहेगा, इसलिए उन्होंने दोनों को साथ में रख दिया. ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल का सेम आ रहा है, तो पहले किसको लिखे? कोबाल्ट पहले आएगा एंड निकेल बाद में आएगा, या निकेल पहले आएगा या कोबाल्ट बाद में आएगा? तो पहला कौन आएगा, पहला कौन बैठेगा? सो देयर वाज अ एम्बिग्यूटी, देयर वाज अ कंफ्यूजन अबाउट द कोबाल्ट, द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल. फर्स्ट डीमेरिट. सेकंड देखिए क्या है? आइसोटोप्स. गाइस आइसोटोप एक नया कंसेप्ट जो कि उसके बाद में डिस्कवर हुआ. तो व्हाट डू मीन बाय आइसोटोप? यहां पे द एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर. ये जो आइसोटोप्स होते हैं ना, वो ग्रुप बनता है उनका. दो होंगे, कम से कम दो होंगे. ठीक है, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो सकते हैं. ठीक है, तो आइसोटोप्स मींस व्हाट? द एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है and atomic masses are different. Atomic number is same, atomic masses are different. And guys अभी देखिए, आपको और हमें पता है, सॉरी आपको, मुझे एंड हेनरी मोसले को पता है, ठीक है, कि एटम का बेसिक प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है. तो उसका सभी प्रॉपर्टी जो रहेगा, मतलब किस तरह से एटम रिएक्ट करेगा वगैरह वगैरह, वो सब डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर के ऊपर. ठीक है, तो जबकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो ऑब्वियसली वो सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे ही. या आपको मुझे एंड हेनरी मोसले को पता है, लेकिन मेंडेलीव तो थोड़ा चक्कर में गिर गया. मेंडेलीव को लगा कि यार ये तीनों का एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, तो भी ये प्रॉपर्टी सेम क्यों दिखा रहे हैं? 3 एग्जांपल लेता हूं मैं. हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, A और A and Z, right? So here Z is same, that is atomic number is same, A is different, right? लेकिन still ये तीनों भी सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तो मेंडेलीव चक्कर में गिरेगा कि यार ये तीनों का एटॉमिक मासेस अलग अलग होने के बावजूद वो सेम प्रॉपर्टी क्यों दिखा रहे हैं? लेकिन बात हम लोग को पता है कि एटॉमिक मासेस तो मेन प्रॉपर्टी है ही नहीं. मेन प्रॉपर्टी इज द एटॉमिक नंबर, तो वो सेम है, इसलिए वो प्रॉपर्टी सेम दिखा रहे. सो अगेन देयर वाज अ चैलेंज पुट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ द मेंडेलीव कि यार आइसोटोप्स को मेंडेलीव के टेबल में कहां पे रखे, राइट? देन थर्ड पॉइंट, द राइज और इंक्रीमेंट. राइज इंक्रीमेंट समझता है? सिंपल रही बच्चे लोग को, अगर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया
तो एक का वजन 20 किलो है, दूसरे का वजन सपोज 22 किलो है, तीसरे का वजन 24 किलो है। मतलब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट इन वजन है दैट इज 2 kg। ठीक है, 2-2 किलो का हर एक में डिफरेंस है। ठीक है, उसको हम लोग राइज बोलेंगे या इंक्रीमेंट बोलेंगे। बट द राइज एंड इंक्रीमेंट इन द एटॉमिक मासेस वाज नॉट यूनिफॉर्म। मींस व्हाट? अगर मैं बात करूं सिल्वर, कैडमियम, ठीक है, इनका अगर एटॉमिक मासेस देखेंगे 108, 112, 113, इंडियम, टिन 118, तो इनके एटॉमिक मासेस में जो इंक्रीमेंट है +4, +1, +5, so this increment or the rise in atomic mass is not uniform. Since the rise is not uniform, so we can't say assuredly that कि यार दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट्स बैठेंगे। So how many elements we can accommodate between two elements, that cannot be predicted. Why? Because the rise in atomic mass is not uniform. कहीं पे ज्यादा बैठ सकते हैं, अभी इनमें ज्यादा फर्क है तो यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट बैठ सकते हैं, यहाँ पे कम एलिमेंट बैठेंगे, यहाँ पे तो एक ही बैठ सकता है। समझ रहे हो? अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए अगर राइज अगर सेम होता तो वी कैन से कि यार इन दोनों के बीच में और 3 लोग बैठ सकते हैं या 4 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, देन दिस वाज अबाउट द थर्ड पॉइंट। ठीक है, since the rise in atomic masses was not uniform, hence how many elements can accommodate between two heavy elements was not sure or was not able to guess. ठीक है, then the next point, that is the fourth point, that is बहुत important point है। Alright, now the next point is about the guys position of hydrogen। तो देखिए हाइड्रोजन पे बहुत सवाल गिरा है कि यार मैं ऐसा क्यों हूं। मतलब हाइड्रोजन कुछ सिमिलर है ग्रुप 7 एलिमेंट्स जैसा लाइक हैलोजेंस, एंड थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखाता है ग्रुप 1 एलिमेंट जैसा दैट इज अल्कली मेटल्स। तो मैं ऐसा भी हूं और मैं वैसा भी हूं। तो देखिए क्या सिमिलरिटी दिखाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात तो हैलोजन के साथ सिमिलरिटी दिखाता है, तो हैलोजन में कौन है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी दिखाता है तो उसमें कौन है? सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है, उसमें 2 पॉइंट है। ठीक है, पहले मैं हैलोजन के साथ सिमिलरिटी वाला पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हैलोजन्स का देखेंगे तो सबके सब कैसे हैं? F2Cl2 मींस व्हाट? दीस आर द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। उनका एक मॉलिक्यूल 2 एटम से बनता है। सिमिलरली हाइड्रोजन इज आल्सो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज H2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है फर्स्ट। सेकंड, रिएक्शन विद मेटल। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो दिस इज एन एल्यूमिनियम व्हिच इज अ मेटल। बुक में अलग एग्जांपल दिया है लेकिन वो बुक वाला आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि वहां पे सोडियम लिया है और सोडियम तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो मैंने इसके लिए अलग एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो आप ये फॉलो करेंगे तो अच्छा करेगा, कंफ्यूज नहीं होगा आप। रिएक्शन विद मेटल, सो क्लोरीन का रिएक्शन देखिए कैसा है? AlCl3 एंड हाइड्रोजन का भी कैसा है? AlH3। दिस इज योर एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, मतलब सेम ही तरह से जिस तरह से क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है उसी तरह से हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद नॉन मेटल। सो यहाँ पे नॉन मेटल इज अवर कार्बन, सो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, सो जिस तरह से क्लोरीन कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है म्हणजे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है उसी तरह से CH4 हाइड्रोजन भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ओके। सो जिस तरह से क्लोरीन कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा उसी तरह से हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। दैट वाज व्हाट दिस पॉइंट। नाउ ये हो गया सिमिलरिटी ऑफ द हाइड्रोजन with the halogens. Now we will see the similarity of hydrogen with the alkali metals. Reaction with chlorine. तो देखिए Na का रिएक्शन कैसे होगा? NaCl, पोटेशियम का KCl, हाइड्रोजन का HCl। तो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन बोथ आर रिएक्टिंग इन सेम वे विद क्लोरीन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लोरीन को आपको इंडिविजुअल अज्यूम करना है, वो पहले वाले के साथ कंबाइन मत कीजिए, इसके साथ। Then reaction with oxygen कैसे? Na2O, K2O, वैसे हाइड्रोजन का भी H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इन अ सिमिलर वे दैट the sodium and the potassium are reacting with oxygen. Okay,
तो ये कंफ्यूजन था कि यार हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, हैलोजन के साथ या अल्कली मेटल के साथ। इसके लिए अगर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो ब्लॉक होता है वो इंडिविजुअल होता है, वो कनेक्टेड नहीं होता। तो हैलोजन किसी के साथ बिलोंग नहीं करता, वो अपना इंडिविजुअल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने मेंडेलिव के मेरिट डिमेरिट पॉइंट खत्म होते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे अभी जगह थी इसके लिए मैंने उठा दिया वो पॉइंट, दैट इज योर वैलेंसी। दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी। सिंपल है, वैलेंसी का यहाँ पे मैंने लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। व्हाई एंड हाउ, और यू कैन से व्हाई टू कंप्लीट द ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। गाइस आपको पता है दैट एवरी एटम, हर एक एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, नॉन अपना इनर्ट गैसेस को छोड़ के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन को छोड़ के बाकी सभी एटम्स अनस्टेबल होते हैं। तो उनको स्टेबल होने के लिए बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है, दैट इज, एंड उस बॉन्ड के लिए उनको ड्यूप्लेट या ऑक्टेट ऐसे दो ऑप्शन होते हैं। ड्यूप्लेट मींस व्हाट, द k ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आओ। ऑक्टेट मींस व्हाट, लास्ट ऑर्बिट में। तो ड्यूप्लेट बनाओ मतलब क्या, k ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन लेके आओ, एंड ऑक्टेट बनाओ मतलब क्या, एनी लास्ट ऑर्बिट में, मतलब l m n में 8 इलेक्ट्रॉन लेके आओ तो ऑक्टेट हो जाएगा। तो ये डुप्लेट एंड ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पड़ता है या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ता है। एंड जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पड़ा या जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ा, दैट इज योर वैलेंसी, दैट इज योर वैलेंसी। ओके, अभी देखेंगे कि कौन डोनेट करेगा, कौन गेन करेगा, कौन शेयर करेगा। तो यहाँ पे सिंपल है, नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। तो किसी लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे देखा है। अगर वो 8 से ज्यादा होता है तो वो 8 प्लस के फॉर्म में अपने को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 8 बैठेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी जिनके लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपका है डोनर ग्रुप। तो वो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। जिसके पास 1 है वो 1 को डोनेट करेगा, 2 है वो 2 के 2 डोनेट करेगा, 3 है 3 के 3 डोनेट करेगा, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा सेकंड लास्ट ऑर्बिट में। जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वो लोग शेयर करेंगे, ठीक है। जिनके पास 5 6 7 है वो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। कितने, अभी जिसके पास 5 है ना, तो उसको ऑक्टेट के लिए 3 चाहिए तो 3 लेगा। इसका मतलब जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंसी कितना हो गया, 3। 6 है तो 2 लेगा, वैलेंसी 2। 7 है तो 1 लेगा, वैलेंसी 1। एंड जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अबाउट दिस, अगर किसी के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपका हीलियम, ठीक है, लेकिन लास्ट ऑर्बिट मतलब सिर्फ k ऑर्बिट में, अगर k ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे आपको ड्यूप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है, डोनेट या गेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दैट। एंड लास्ट वाले जो नो रिएक्शन, दैट इज योर इनर्ट गैसेस, ठीक है। एंड और चीज देखेंगे अभी डिटेल में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द ट्रेन्स, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच पीपल।